हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन और आज से हम प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर आपको 1 से लेकर 2 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी ताकि करंट अफेयर्स का बर्डन आपको लास्ट में फील ना हो। आप डेली बेसिस पर अगर इन क्लासेस को कवर करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। जो हमारी वीडियोस रहेंगी वो हमेशा की तरह जितना हो सकेगा उतनी कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की हम कोशिश करेंगे। जो हम नोट्स यूज़ कर रहे हैं उन नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो जहां पे ये फ्रीली अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इन नोट्स के अंदर PT 365 की सारी न्यूज़ को कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ हमने इन नोट्स को फरवरी 2024 तक अपडेट कर दिया है, तो आपको जनवरी फरवरी के लिए किसी और मैगजीन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PT 365 के साथ साथ हमने बाकी सोर्सेज को भी रेफर किया है और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी ताकि किसी और तरीके का करंट अफेयर्स आपको देखना ना पड़े। तो वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में अब केवल 70 डेज का टाइम बचा हुआ है। ये जो लास्ट के दिन होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे, कई सोर्सेज को आप रेफर कर चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई होगी। लेकिन लास्ट के दिनों में अगर आप चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर हो जाए, जिसमें आप हर एक टॉपिक को एनालाइज करके उसके सारे फैक्ट्स को याद करके एग्जाम हॉल में जाएं, तो आप हमारे 45 डेज रिवीजन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इन क्लासेस के अंदर 31 डेज के अंदर आपके पूरे के पूरे स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कराया जाएगा। 31 डेज के अंदर हम आपको लगभग डेली बेसिस पर 5 से लेकर 7 घंटे की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप बड़े आराम से 1.5 to 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, यानी कि दिन में 3 से 4 घंटे आपको वीडियो लेक्चर्स के ऊपर स्पेंड करने हैं, जिसके अंदर आप डेली बेसिस पर अपने सिलेबस का एक कंसीडरेबल पोर्शन रिवाइज कर पाएंगे। पूरा का पूरा शेड्यूल कि किस दिन आपको कौन सी वीडियोस कवर करनी है वो PDF फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप उस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा ताकि आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ साथ आपको वैल्यू एडिशन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। हालांकि जब हमने क्लासेस ली थी उन क्लासेस के अंदर करंट अफेयर्स और PYQ को एनालाइज करके ऑलरेडी चीजों को इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। लेकिन आपको अलग से भी PYQs के एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको और कुछ देखना ना पड़े। तो 31 डेज के अंदर आप पूरे स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ स्टैटिक पोर्शन बार बार रिवाइज करते रहना है और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा आपको किसी और चीज को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही स्टैटिक के लिए, ना ही करंट अफेयर्स के लिए और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए। कोर्स में एनरोल करने के लिए सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है जिसके अंदर एनरोल करके आप अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। हमारी पहली न्यूज़ GDP एस्टीमेट से जुड़ी हुई है। इंडिया के अंदर GDP एस्टीमेट्स निकालने की जिम्मेदारी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को मिली हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि NSO रिलीज करता है GDP के डेटा, और ये किस मंत्रालय में काम कर रहा है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। NSO आपके रियल GDP का डेटा भी देता है और नॉमिनल GDP का भी डेटा देता है। अब ये इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आपको ऑलरेडी पता होगी कि जो रियल GDP है वो बेस ईयर के प्राइसेस पर निकाली जाती है। रियल GDP का बेस ईयर 2011-12 को हमने चुना हुआ है, ठीक है। नॉमिनल GDP आपके करंट प्राइसेस पर निकाली जाती है, ठीक है। एक और चीज आप याद रखेंगे कि रियल GDP के अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इस बात को हम ऐसे लिखते हैं दैट रियल GDP इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया गया है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब हम नॉमिनल GDP निकालते हैं जो कि करंट प्राइसेस पर है, तो यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब रियल GDP और नॉमिनल GDP जब आप देख रहे हैं तो यहीं पे एक और टर्म आपको पता होनी चाहिए, वो टर्म है आपकी GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल GDP को डिवाइड कर दीजिए रियल GDP और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो ये जो GDP डिफ्लेटर आया है, ये GDP डिफ्लेटर बताता है कि इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर इन्फ्लेशन कितनी है। तो GDP डिफ्लेटर इन्फ्लेशन का एक इंडिकेटर होता है जिसके अंदर सभी गुड्स और सर्विसेज को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो GDP डिफ्लेटर क्या है? नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इनटू 100, ठीक है।
अब अगर हम डेटा की बात करें तो अप्रैल से लेके जून का जो क्वार्टर था, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर जो पहला क्वार्टर आया था, पहले जो 3 महीने थे, उन 3 महीनों के अंदर हमारी देश की जीडीपी 7.8% से ग्रो की थी। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, एक नया डेटा मैं आपको देता हूँ और उसके साथ साथ एक छोटी सी एनालिसिस देखते हैं हम। देखिए, जो क्वार्टर 3 रहा है फाइनेंशियल ईयर जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 3 रहा है, यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो महीना रहा है, इस महीने के अंदर हमारे देश की जीडीपी ग्रो की थी 8.4% से। ठीक है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.4% रही है, ये लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे एनालिटिकल चीज़ ये है कि इस क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 3 के अंदर हमारी जीडीपी तो 8.4% से ग्रो की थी, लेकिन जो हमारी ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जीवीए है, ये केवल 6.5% से ग्रो की थी। यानी कि हमें जीडीपी की वैल्यू और जीवीए की वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस देखने को मिला था। तो अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जीवीए और जीडीपी की वैल्यू के बीच में ये जो डाइवर्जेंस है, ये किन किन चीज़ों की वजह से होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जीवीए और जीडीपी के बीच में क्या रिलेशन है। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सिंपल भाषा में मान लीजिए मुझे ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड बनाने के लिए मुझे आटे की ज़रूरत होगी। तो मान लीजिए मैंने 10 रुपये का आटा लिया और इस 10 रुपये के आटे से मैंने ब्रेड बनाई और ब्रेड की वैल्यू आई 12 रुपये। यानी कि मैंने 10 रुपये के आटे को कंज्यूम करके 12 रुपये का फाइनल आउटपुट बना दिया। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने जो वैल्यू एडिशन की है वो 2 रुपये की वैल्यू एडिशन की है। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या हो गया? वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि जो आपने फाइनल आउटपुट बनाया है, फाइनल आउटपुट में से आप माइनस कर दीजिए कि आपने कितनी वैल्यू को कंज्यूम किया है, यानी कि आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या रही है। तो आपका फाइनल आउटपुट 12 रुपये था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 10 रुपये थी, तो आपकी वैल्यू एडिशन कितनी आ गई? आपकी वैल्यू एडिशन आ गई 2 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू एडिशन होता है। अब अगर मुझे किसी इकोनॉमी की ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालनी है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? उस इकोनॉमी में जितना भी सामान बन रहा है, मैं सारे सामानों में देखूंगा कि कितनी वैल्यू एडिशन हो रहा है। हर सामान के अंदर वैल्यू एडिशन को देखा जाएगा और फिर उसके बाद इन सारी वैल्यू एडिशन को ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इससे हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडिशन आ जाती है। ठीक है, ये मैंने एक बहुत ही सिंपलिस्टिक आपको फॉर्मूला बताया कि जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई है वो सारी की सारी आपने जोड़ दी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन का? फॉर्मूला होता है फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब ये जो जीवीए निकाली जा रही है ये आपके 3 लेवल पर निकाली जाती है और यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरी निकाली जाती है जीवीए एट बेसिक प्राइस और तीसरी निकाली जाती है जीवीए एट मार्केट प्राइस। जीवीए एट मार्केट प्राइस को ही हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। और जब हम जीवीए की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ जीवीए लिखा हुआ है, तो जीवीए का मतलब होता है जीवीए एट बेसिक प्राइस। ठीक है, तो यानी कि जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो इसका मतलब है जीवीए एट मार्केट प्राइस, और जीवीए की बात करेंगे तो वो हो जाता है जीवीए एट बेसिक प्राइस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट को आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वो वैल्यू एडिशन है जो एक फैक्ट्री के अंदर हो रही है। तो जब फैक्ट्री के अंदर हम वैल्यू एडिशन देखते हैं तो इस टाइम पर किसी भी तरह का टैक्सेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लग रहा होता, यहां पे किसी भी टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है फैक्ट्री के अंदर। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जितनी भी सब्सिडीज मिल रही होती हैं वो सारी की सारी सब्सिडीज इंक्लूडेड होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो आपको ये याद रखनी है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड्स नो सब्सिडी। अगर वो किसी भी सब्सिडी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है यानी कि सारी सब्सिडीज इंक्लूडेड है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स नो टैक्सेशन। अगर वो किसी भी टैक्सेशन को इंक्लूड नहीं कर रहा है यानी कि सारे के सारे टैक्सेस एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, तो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट आपकी निकल आती है, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, फाइनल आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट आप देख चुके हैं जिसमें एक भी टैक्स नहीं लग रहा, सारे टैक्सेस एक्सक्लूडेड हैं, वी आर इंक्लूडिंग नो टैक्स। और सारी की सारी सब्सिडीज इंक्लूडेड हैं, वी आर एक्सक्लूडिंग नो सब्सिडी। ठीक है, जब हम जीवीए एट बेसिक प्राइस निकालते हैं तो यहां पे आपकी ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाली जाएगी, इसके साथ साथ यहां पे एक तरह का टैक्स लगना चालू हो जाता है और उस टैक्स को कहा जाता है प्रोडक्शन टैक्सेशन। ठीक है, तो बेसिक प्राइस में प्रोडक्शन टैक्सेशन लगना चालू हो जाता है और यहां पे एक तरह की सब्सिडी को एक्सक्लूड करना चालू कर देते हैं और वो सब्सिडी होती है आपकी प्रोडक्शन सब्सिडीज। प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है, देखिए फैक्टर कॉस्ट में कोई भी सब्सिडी एक्सक्लूड नहीं की जा रही थी, सारी सब्सिडीज इंक्लूडेड थी, लेकिन बेसिक प्राइस में हमने एक तरह की सब्सिडी को एक्सक्लूड करना चालू कर दिया, इसलिए माइनस का साइन है।
ठीक है। जीवीएट फैक्टर कॉस्ट में किसी भी तरह के टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, सारे टैक्सेस एक्सक्लूडेड थे, लेकिन जीवीएट बेसिक प्राइस के अंदर हम एक तरह के टैक्स को इंक्लूड कर देते हैं जो कि होता है आपका प्रोडक्शन टैक्सेशन। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपका बन रहा है जीवीए प्लस में प्रोडक्शन टैक्सेशन माइनस में प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्सेशन माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी को हम लिख सकते हैं जीवीए प्लस में नेट प्रोडक्शन टैक्सेशन। ठीक है, जब हम प्रोडक्शन टैक्सेशन में से प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रोडक्शन टैक्सेशन आ जाता है। तो हमने जीवीएट बेसिक प्राइस देख लिया। जीवीएट बेसिक प्राइस में एक तरह का टैक्सेशन इंक्लूडेड होगा और एक तरह की सब्सिडीज एक्सक्लूडेड होंगी, ये आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं जीवीएट मार्केट प्राइस। जीवीएट मार्केट प्राइस के अंदर ये पूरा का पूरा एज इट इज हमें देखने को मिलता है, यानी कि क्या हो जाएगा जीवीए प्लस में प्रोडक्शन टैक्सेशन माइनस में प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है, तो ये तो आपका जीवीएट बेसिक प्राइस वाली ही चीज आ गई। इसके साथ साथ जब हम मार्केट के अंदर कोई सामान बेचने जाते हैं तो उस सामान के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स भी लगने चालू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप जीवीएट मार्केट प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पे एक और तरह का टैक्स आप इंक्लूड करना चालू कर देंगे और उस टैक्स को कहा जाता है प्रोडक्ट टैक्सेशन, और एक तरह की सब्सिडी को यहाँ पे एक्सक्लूड करना चालू कर देंगे जिसका नाम होता है प्रोडक्ट सब्सिडीज, प्रोडक्ट टैक्सेशन माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक है, ये जो चीज है इस चीज को हम नेट प्रोडक्ट टैक्सेशन के नाम से भी जानते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीवीए एट मार्केट प्राइस क्या हो गया? जीवीए एट मार्केट प्राइस ये हो गया जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस में नेट प्रोडक्ट टैक्सेशन, नेट प्रोडक्ट टैक्सेशन। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जो जीवीए एट मार्केट प्राइस है इसी को जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी इज जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस में नेट प्रोडक्ट टैक्सेशन। ठीक है, अब सवाल आता है कि जीडीपी और जीवीए के बीच में रिलेशन तो हम स्टैब्लिश कर चुके हैं कि जीडीपी और जीवीए के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या आता है कि जीडीपी और जीवीए के बीच में जो डाइवर्जेंस आ रहा है वो डाइवर्जेंस किस वजह से है? तो देखिए जीडीपी और जीवीए के बीच में सिर्फ एक टर्म आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, वो है आपकी नेट प्रोडक्ट टैक्स। नेट प्रोडक्ट टैक्स क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट टैक्सेशन माइनस में प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का थर्ड क्वार्टर था, यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो महीने था, इस महीने के अंदर इंडिया के अंदर टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई थी, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई थी, प्लस इंडिया ने सब्सिडीज काफी रिड्यूस की थी, स्पेशली फर्टिलाइजर सब्सिडी, स्पेशली फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो हमारी टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई और सब्सिडीज रिड्यूस हो गई। तो उसी से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो जीडीपी है, जीडीपी और जीवीए के बीच में जो डाइवर्जेंस आ रही है वो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से आ रही है। तो एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं कि जीडीपी और जीवीए के बीच में जब डाइवर्जेंस आती है तो या तो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर आपके प्रोडक्ट टैक्सेस इंक्रीज हुए होंगे या फिर आपकी प्रोडक्ट सब्सिडीज रिड्यूस हुई होंगी या फिर दोनों ही हुए होंगे, जो कि हमें क्वार्टर 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के क्वार्टर 3 में हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल जो उठना चालू हो गया है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि जीवीए और जीडीपी के बीच में जो डाइवर्जेंस होती है वो डाइवर्जेंस होती है या तो हमने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं या फिर हमने सब्सिडीज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। तो जो जीडीपी है, अगर जीडीपी बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि हमने बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर लिया, तो यहाँ पे रियलिटी में कोई गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज नहीं हुई है। जीडीपी सिर्फ इसलिए इंक्रीज हो गई क्योंकि हमने टैक्स कलेक्शन ज़्यादा कर लिया या फिर सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना चालू कर दिया है। तो जो जीडीपी है वो एक रियल डेटा हमें नहीं दे रहा, हमें रिलाई करना चाहिए जीवीए के ऊपर। और ये पूरा का पूरा एडिटोरियल्स क्यों आने लगे, इसके पीछे रीज़न ये था कि जब क्वार्टर 3 का डेटा आया तो गवर्नमेंट ने ये कहना चालू कर दिया कि जब पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है उस टाइम पर इंडिया 8.4% से ग्रो कर रहा है। तो इस टाइम पर इकोनॉमिस्ट कहने लगे कि जो 8.4% है वो जीडीपी का डेटा आप बता रहे हो। अगर हम जीवीए को देखें तो जीवीए तो केवल 6.5% था। जीडीपी तो आपकी इसलिए बढ़ गई क्योंकि आपने ढेर सारे टैक्सेस कलेक्ट करने चालू कर दिए और सब्सिडीज को रिड्यूस करना चालू कर दिया। रियलिटी में ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होने की वजह से ये इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हो सकता है इससे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, जब हम जीडीपी एस्टिमेट्स की बात करें तो एक और ऑफिस है जो हमें पता होना चाहिए, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये जो पोस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट? इसलिए है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है तो बजट प्रिपरेशन के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का रोल रहता है। गवर्नमेंट को इकोनॉमी और फाइनेंस से जुड़े हुए इश्यूज के ऊपर कभी एडवाइस चाहिए होती है तो वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से ले सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ जब गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया जाता है तो उस टाइम पर भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इसके साथ साथ जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो इंडिया के अंदर जितने भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लोग हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इन सभी एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को दी गई है। इसको कहा जाता है कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के जो भी कैडर है, इस कैडर को कंट्रोल करने की अथॉरिटी है। तो सीए इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करते हैं। जो हमारे वित्त मंत्री हैं डायरेक्टली वित्त मंत्री को वो रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो कि आप इसकी याद रखेंगे, एक बार नोट्स में से भी देख लेते हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक पोस्ट है और ये पोस्ट बराबर मानी जाती है सेक्रेटरी की पोस्ट के। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक डिवीजन को भी हेड करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है और इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक इकोनॉमिक डिवीजन बनी हुई है। इस इकोनॉमिक डिवीजन के हेड होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। बेस ईयर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिया के अंदर रियल जीडीपी के लिए हम बेस ईयर 2011-12 को चुनते हैं और ये 2015 के अंदर हमने डिसाइड किया था। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में अब केवल 70 डेज का टाइम बचा हुआ है। ये जो लास्ट के दिन होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे, कई सोर्सेज को आप रेफर कर चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुँच गई होगी। लेकिन लास्ट के दिनों में अगर आप चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर हो जाए, जिसमें आप हर एक टॉपिक को एनालाइज करके उसके सारे फैक्ट्स को याद करके एग्जाम हॉल में जाएं, तो आप हमारे 45 डेज रिवीजन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इन क्लासेस के अंदर 31 डेज के अंदर आपके पूरे के पूरे स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कराया जाएगा। 31 डेज के अंदर हम आपको लगभग डेली बेसिस पर 5 से लेकर 7 घंटे की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप बड़े आराम से 1.5 to 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, यानी कि दिन में 3 से 4 घंटे आपको वीडियो लेक्चर्स के ऊपर स्पेंड करने हैं, जिसके अंदर आप डेली बेसिस पर अपने सिलेबस का एक कंसीडरेबल पोर्शन रिवाइज कर पाएंगे। पूरा का पूरा शेड्यूल कि किस दिन आपको कौन सी वीडियोस कवर करनी है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप उस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा ताकि आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ साथ आपको वैल्यू एडिशन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। हालांकि जब हमने क्लासेस ली थी उन क्लासेस के अंदर करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू को एनालाइज करके ऑलरेडी चीजों को इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, लेकिन आपको अलग से भी पीवाईक्यूज के एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको और कुछ देखना ना पड़े। तो 31 डेज के अंदर आप पूरे स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ स्टैटिक पोर्शन बार बार रिवाइज करते रहना है और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा आपको किसी और चीज को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही स्टैटिक के लिए, ना ही करंट अफेयर्स के लिए और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए। कोर्स में एनरोल करने के लिए सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है जिसके अंदर एनरोल करके आप अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगली जो हमारी न्यूज है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में है। इंडिया के अंदर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गई है। तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कौन मेजर करता है और कौन उसकी रिपोर्ट रिलीज करता है। तो नीति आयोग आप याद रखेंगे। अब ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ये न्यूज़ के अंदर इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर को रिलीज किया था जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। इस
इस पेपर के अंदर जो भी डेटा इन्होंने एनालाइज किया है, वो डेटा इन्होंने कहां से लिया था? वो सारा का सारा डेटा इन्होंने लिया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-6, 2015-16 एंड 2019-21। ठीक है, तो इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को यूज करके इस पेपर को रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब इस पेपर के अंदर कुछ चीजें पाई गई हैं। पहली चीज तो ये कि इंडिया के अंदर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का हेड काउंट रेशियो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। 2013-14 की अगर बात की जाए तो 2013-14 में ऑलमोस्ट 29% जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से पीड़ित थे। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के अंदर वो पुअर माने जाते थे। ठीक है, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर थे। लेकिन 2022-23 की बात की जाए तो ये देखिए कितना बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है कि 29% से हम 11% पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पिछले 9 सालों के अंदर इंडिया ने 24.82 करोड़ इंडियंस की मदद की है कि वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को एस्केप कर सके। ठीक है, तो हेड काउंट रेशियो के अंदर तो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्लियर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 24.82 करोड़ इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर आ चुके हैं। इसके साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी के अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी रिड्यूस की है यूपी ने, यूपी के बाद बिहार ने, बिहार के बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इंडिया के अंदर कुछ राज्य होते थे जिनको बीमारू राज्य कहा जाता था, जिनको बीमारू राज्य कहते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका यूपी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के अंदर इन्हीं राज्यों ने सबसे अच्छा काम किया। लेकिन सीक्वेंस आपको याद रखनी है, तो सीक्वेंस आप याद रखेंगे कि यूपी सबसे आगे रहा है, यूपी के बाद आपका बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा है और फिर राजस्थान है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद करेंगे अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि फास्टेस्ट रिडक्शन किन राज्यों में देखने को मिली है। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को कवर करने से पहले थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो देख लेते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 3 तरह के हम डायमेंशंस लेके चलते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, पहली डायमेंशन होती है हेल्थ की। ठीक है, तो एक डायमेंशन हो गई हेल्थ, दूसरी डायमेंशन होती है एजुकेशन और तीसरी डायमेंशन होती है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ के अंदर ये आपकी 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब हर डायमेंशन के अंदर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हेल्थ के अंदर कौन से इंडिकेटर है? हेल्थ के अंदर आपको 3 इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी। सब कुछ आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, मैं सिर्फ याद हो जाए इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के अंदर आपके 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर हर डायमेंशन के अंदर कुछ इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं। हेल्थ के अंदर 3 इंडिकेटर्स हैं, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और तीसरा आपका मैटरनल हेल्थ। ठीक है, अगर एजुकेशन की बात करें तो यहां पे आपको 2 इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। एक है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो कितने सालों तक स्कूल जा रहा है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। दूसरा स्कूल अटेंडेंस, दूसरा होता है आपका स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपको 7 इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। याद करने का क्या तरीका है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी तब अच्छी होगी जब आपके पास हाउस होगा, तो सबसे पहला इंडिकेटर हाउस डाल दीजिए। ठीक है, अब सिर्फ आपके पास 4 दीवारें और एक छत है, क्या उसको घर कहा जाएगा? नहीं, उसके अंदर कुछ बेसिक नेसेसिटीज भी होनी चाहिए। बेसिक नेसेसिटी में आपका आता है ड्रिंकिंग वाटर। क्या आपके पास ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं? ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर आ गया तो सैनिटेशन होना चाहिए। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। चौथा इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के घर के अंदर सही से आज की डेट में रहा ही नहीं जाएगा। तो आपके 4 इंडिकेटर हो गए, घर के अंदर पानी होना चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, खाना कैसे पकाओगे? खाना पकाने के लिए आपके पास कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, कुकिंग फ्यूल। ठीक है, छठा इंडिकेटर होता है कि क्या आपके कोई और एसेट्स आपके पास हैं या नहीं, और सातवां होता है कि आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं। ठीक है, तो इनको याद रखना बड़ा आसान है, घर से याद करिए। घर में आप खाना होना चाहिए, खाने के लिए कुकिंग फ्यूल, पानी होना चाहिए, उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, खा रहे हो पी रहे हो तो सैनिटेशन के लिए भी आपकी फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो 5 इंडिकेटर ऐसे याद रख लिए। फिर आपके पास कोई और एसेट्स होने चाहिए या फिर बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है? 3 डायमेंशन बनाई है और उनके अंदर 12 इंडिकेटर्स हैं। अब इसके बाद हमने नेशनल
नेशनल लेवल पे एक कट ऑफ डिटरमाइन कर लिया कि जो भी इंसान ऐसा है जो 33.33% से ज़्यादा चीज़ों में डिप्राइव्ड है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है कि उसके पास ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको जब हम इन इंडिकेटर्स पे चेक करेंगे, अगर इन इंडिकेटर्स पे हम ये देखते हैं कि उसके पास 33.33% से ज़्यादा डेप्रीवेशन है, तो हम कह देते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल हमने कट ऑफ रखी हुई है। अब अगर हमें किसी भी हाउस होल्ड को ये देखना है कि वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको स्कोर देते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक हाउस होल्ड है, हम जाते हैं देखते हैं कि क्या इस हाउस होल्ड में न्यूट्रिशन के क्राइटेरिया पे, क्या ये हाउस होल्ड न्यूट्रिशन के क्राइटेरिया पे डिप्राइव्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये डिप्राइव्ड आ रहा है तो इसको कुछ स्कोर दे दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसको कुछ स्कोर दे दिया। फिर हम देखेंगे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी के ऊपर, क्या इस क्राइटेरिया में भी ये डिप्राइव्ड आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसको और स्कोर दे दिया जाएगा। ऐसे कर करके हर एक इंडिकेटर के अगेंस्ट इसको चेक किया जाएगा, क्या इसके पास घर है या नहीं। अगर घर है तो वो डिप्राइव्ड नहीं है, लेकिन अगर घर नहीं है उसके पास तो उसको डिप्राइव्ड माना जाएगा। अगर उसके पास ड्रिंकिंग वाटर है तो वो डिप्राइव्ड नहीं है, लेकिन अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो उसको डिप्राइव्ड माना जाएगा, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर है तो क्यों डिप्राइव्ड होगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो उसको डिप्राइव्ड मानेंगे और उसको कुछ स्कोर दे देंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हाउस होल्ड्स को इन इंडिकेटर्स के अगेंस्ट चेक किया जाएगा कि वो कितना स्कोर करते हैं डेप्रीवेशन के क्राइटेरिया के ऊपर। जो इंसान ज्यादा डिप्राइव्ड होगा उस इंसान का स्कोर भी ज्यादा होगा। अगर कोई इंसान अगर कोई हाउस होल्ड ऐसा है जिसका स्कोर 33.33% से ज्यादा आ जाए, तो हम उसको बोल देंगे कि ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है, ठीक है। तो समझ गए किस तरह से निकाला जाता है। तो इसके अंदर हम डबल कट ऑफ मेथड फॉलो करते हैं, डबल कट ऑफ मेथड, और इसी डबल कट ऑफ मेथड को एल्कायर फॉस्टर मेथड कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्कायर फॉस्टर मेथड क्या है। एल्कायर फॉस्टर मेथड ये डबल कट ऑफ मेथड होता है, जिससे हम मल्टी डायमेंशनली पुअर कौन कौन है ये देखते हैं, ठीक है। इस मेथड के अंदर डबल कट ऑफ की बात हो रही है। तो पहली कट ऑफ तो ये है कि हर एक इंडिकेटर के अगेंस्ट चेक किया जाएगा कि वो इंसान डिप्राइव्ड है या नहीं, ठीक है, और उस डिप्रीवेशन के बेसिस पर उसको स्कोर मिलता जाएगा, ठीक है। अगर कोई इन सारे स्कोर में मोर देन 33.33% स्कोर लेता है, तो इसका मतलब यह है कि वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये जो है ये आपकी नेशनल लेवल पे कट ऑफ रखी गई है। तो ये आपके डबल कट ऑफ मेथड को एल्कायर फॉस्टर मेथड कहा जाता है, ठीक है। अब दो टर्म और देखेंगे इसके अंदर हम। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आपकी दो टर्म होती है, एक होती है आपकी हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो क्या बताती है, ये बताती है कि कितने लोग हमारे देश के अंदर मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। हेड काउंट रेशियो को निकाला जाता है, जब भी रेशियो आ रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा। रेशियो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है। तो हेड काउंट रेशियो कैसे निकालते हैं, हेड काउंट रेशियो में हम देखते हैं कि कितने मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं हमारे देश के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि हमारी पॉपुलेशन के कितना हिस्सा है, हमारी पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हेड काउंट रेशियो क्या होती है, नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। दूसरी टर्म होती है इंटेंसिटी ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब सिंपल सी चीज समझ लो, मैं दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं कह देता हूं कि जो भी इंसान महीने के अंदर 30 रुपए या उससे कम कमाते हैं वो सब के सब पुअर हैं, तो जो इंसान 29 रुपए कमा रहा है वो भी पुअर कहलाया जाएगा, और जो इंसान 2 रुपए कमा रहा है वो भी पुअर कहलाया जाएगा। लेकिन पॉवर्टी की इंटेंसिटी देखी जाए, हद देखी जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा पुअर है और ये कम पुअर है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर भी हम ये देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि किस हद तक लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। तो इंटेंसिटी को आप एक तरह से एवरेज की तरह लेके चल सकते हो कि ऑन एन एवरेज कितने लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। तो जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाते हैं तो इस इंडेक्स के अंदर हम हेड काउंट रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं विद द इंटेंसिटी।
हेड काउंट रेशियो इज मल्टीप्लाइड विद द इंटेंसिटी और उससे हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है पर जितना बताया इतना आपको ज़रूर याद करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आने की हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है तो देखिए मैंने आपको ये बता दिया हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या होती है? नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। तो हेड काउंट रेशियो के अंदर डिक्लाइन आया है और आज की डेट में 11.23% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। ठीक है, हमने पिछले 9 सालों के अंदर लगभग 24 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। इसके साथ साथ अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की इंटेंसिटी में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, फास्टेस्ट रिडक्शन में सबसे पहले आपका यूपी है और फिर उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान आ जाता है। अब डेप्रीवेशन लेवल की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर जितने भी 12 के 12 इंडिकेटर्स हैं, इन सभी इंडिकेटर्स के ऊपर हमें रिडक्शन देखने को मिली है। ठीक है, यानी कि जो लोगों की डेप्रीवेशन है वो 12 के 12 इंडिकेटर्स पे इंप्रूव हुई है। लोग अब 12 के 12 इंडिकेटर्स पे थोड़े से कम डिप्राइव्ड हैं। ठीक है, यानी कि हमारे सारे के सारे इंडिकेटर सही से काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा डेप्रीवेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, किस इंडिकेटर में? तो हमारे देश में आज भी सबसे ज़्यादा जो डेप्रीवेशन है वो हाउसिंग के केस में देखने को मिलती है और दूसरी कुकिंग फ्यूल के केस में देखने को मिलती है। हालांकि हमारे देश में उज्ज्वला योजना चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो डेप्रीवेशन है वो कुकिंग फ्यूल और हाउसिंग में देखने को मिल रही है। सबसे कम डेप्रीवेशन अगर देखी जाए तो सबसे कम डेप्रीवेशन है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और बैंक अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे लोएस्ट डेप्रीवेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, इंडिया अगर अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करता है तो इंडिया एसडीजी टारगेट 1.2 की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो डिसाइड हुए थे उसमें इंडिया 1.2 वाला जो गोल है उसको अचीव करने की रेस में है। ठीक है, ये माना जा रहा है। देखिए एसडीजी टारगेट 1.2 क्या कहता है कि देश के अंदर जितने भी मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं, जितनी भी पॉवर्टी है, इस पॉवर्टी को हाफ से रिड्यूस करना है बाय 2030। ठीक है, 2030 तक जितने भी मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं वो हाफ हो जाने चाहिए, 50% रह जाने चाहिए जितने भी हैं। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर लेगा वेल अहेड ऑफ 2030, यानी कि 2030 से पहले ही वो अपने देश के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हाफ कर पाएगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देश के अंदर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर करता है नीति आयोग। पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में रिलीज किया गया था नीति आयोग के द्वारा और उस टाइम पर नीति आयोग ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा यूज़ किया था। ठीक है, मेथोडोलॉजी हम एल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसमें डुअल कट ऑफ काउंटिंग मेथड यूज़ होता है। 2 कट ऑफ क्या है? एक तो नेशनल लेवल की कट ऑफ होती है, फिर आपके हर एक इंडिकेटर की आपकी कट ऑफ होती है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पुअर तब कहलाया जाएगा जब उसका डेप्रीवेशन स्कोर 33.33% से ज़्यादा होगा। ठीक है, हेड काउंट रेशियो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है तो इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग हेड काउंट रेशियो विद इंटेंसिटी। ठीक है, कि कितने पुअर हैं, हमारी पॉपुलेशन का कितना हिस्सा पुअर है और किस हद तक, किस इंटेंसिटी तक वो पुअर है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज प्रोपोर्शन लिया जाता है। ठीक है अच्छा, अब अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन की है ये थी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, जिसको नीति आयोग नोडल एजेंसी है प्रिपेयर करने की। ठीक है, नेशनल लेवल पे जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकालते हैं तो हम 3 डायमेंशंस के अंदर 12 इंडिकेटर्स को चेक करते हैं, 12 इंडिकेटर्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया की बात हो गई। अगर मैं ग्लोबल लेवल की बात करूं तो ग्लोबली भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर केवल 10 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है, केवल 10 इंडिकेटर्स। ठीक है, डायमेंशंस वही है, 3 डायमेंशंस। कौन से थे 3 डायमेंशंस? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल 10 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। तो एक सवाल तो आपसे यही पूछ लिया जा सकता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं, कौन से 2 इंडिकेटर्स ग्लोबली मौजूद नहीं है? तो एक तो है आपका बैंक अकाउंट और दूसरा आपका मैटरनल हेल्थ। ठीक है, बैंक अकाउंट और मैटरनल हेल्थ, ये 2 इंडिकेटर्स हमारे देश के अंदर फॉलो किए जाते हैं लेकिन ग्लोबली फॉलो नहीं किए जाते। इसके अलावा बाकी 10 के 10 इंडिकेटर्स सेम है। ठीक है, इसके अलावा 10 के 10 इंडिकेटर्स आपके सेम रहेंगे।
ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या पूछी जा सकती है कि जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओफी। 2010 से इसको डेवलप किया जा रहा है। इनफैक्ट ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसी को देख के हमने नेशनल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बनाना चालू किया। यहाँ पे 10 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एमपीआई पूरी दुनिया के अंदर 110 कंट्री के अंदर आपको मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग देखने को मिलेंगे और टोटल पूरी दुनिया में 1.1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ठीक है। एक और फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज के अंदर केवल 10% मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग रहते हैं। तो ज़्यादातर जो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग रहते हैं वो आपके मिडल इनकम कंट्रीज के अंदर है। मिडल इनकम कंट्रीज के अंदर क्लोज टू 66%, मतलब जितने भी टोटल मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं उनका 66% आपको मिडल इनकम कंट्रीज में देखने को मिलेगा। ठीक है। जितने भी टोटल मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं उनका 66% आपको मिडल इनकम कंट्रीज में देखने को मिलता है, 10% आपको लो इनकम कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। और बाकी सारे आपके रिच कंट्रीज के अंदर है। ठीक है। दो न्यूज़ अभी तक हमने कवर की है। पहले के अंदर जीडीपी एस्टिमेट्स को कवर किया, दूसरी के अंदर हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना कि इंडिया के अंदर जब हम नेशनल लेवल पे एमपीआई निकालते हैं तो 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये उनके इंडिकेटर्स हैं। हर इंडिकेटर को अपना वेट दिया गया है। जैसे न्यूट्रिशन को वेट दिया है 1/6, इन दोनों को वेट दिया गया है 1/12, 1/12। ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो 1/6 ही आ जाएगा। ठीक है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को 1/6 दिया गया, स्कूल अटेंडेंस को 1/6 दिया गया। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपके 7 इंडिकेटर्स हैं और हर इंडिकेटर को इक्वल वेट दिया गया है 1/21, 1/21। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया है कि क्राइटेरिया क्या है डेप्रीवेशन का। ठीक है। तो एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिएगा, भले ही वो रटे ना हो आपको। ठीक है। अगली न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। अगली न्यूज़ ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की। प्रीलिम्स एग्जाम में अब केवल 70 डेज का टाइम बचा हुआ है। ये जो लास्ट के दिन होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे, कई सोर्सेज को आप रेफर कर चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई होगी। लेकिन लास्ट के दिनों में अगर आप चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर हो जाए, जिसमें आप हर एक टॉपिक को एनालाइज करके उसके सारे फैक्ट्स को याद करके एग्जाम हॉल में जाएं, तो आप हमारे 45 डेज रिवीजन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इन क्लासेस के अंदर 31 डेज के अंदर आपके पूरे के पूरे स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कराया जाएगा। 31 डेज के अंदर हम आपको लगभग डेली बेसिस पर 5 से लेकर 7 घंटे की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप बड़े आराम से 1.5 to 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, यानी कि दिन में 3 से 4 घंटे आपको वीडियो लेक्चर्स के ऊपर स्पेंड करने हैं, जिसके अंदर आप डेली बेसिस पर अपने सिलेबस का एक कंसीडरेबल पोर्शन रिवाइज कर पाएंगे। पूरा का पूरा शेड्यूल कि किस दिन आपको कौन सी वीडियोस कवर करनी है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप उस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा ताकि आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ साथ आपको वैल्यू एडिशन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। हालांकि जब हमने क्लासेस ली थी उन क्लासेस के अंदर करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू को एनालाइज करके ऑलरेडी चीजों को इंक्लूड कर दिया था। ठीक है। लेकिन आपको अलग से भी पीवाईक्यूज के एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको और कुछ देखना ना पड़े। तो 31 डेज के अंदर आप पूरे स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ स्टैटिक पोर्शन बार बार रिवाइज करते रहना है और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा आपको किसी और चीज को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही स्टैटिक के लिए, ना ही करंट अफेयर्स के लिए और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए। कोर्स में एनरोल करने के लिए सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है जिसके अंदर एनरोल करके आप अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने 2014 से लेकर 2023 के बीच में इस टाइम पीरियड के अंदर इन 9 सालों के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से 2.73 लाख करोड़ रुपए सेव किए हैं। 2.73 लाख करोड़ रुपए को सेव किया। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता क्या है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है डीबीटी। पहले क्या होता था, एक बहुत ही लेमैन की तरह आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई वेलफेयर स्कीम चलाती थी, ठीक है, वेलफेयर स्कीम चलाई है,
तो इसके अंदर वेलफेयर स्कीम में मान लीजिए लोगों के बीच में 100 रुपयों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो गवर्नमेंट ये 100 रुपये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेज देती थी 100 रुपये। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता था कि कौन कौन बेनिफिशियरी है जिसको इन 100 रुपयों का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, बेनिफिशियरी की आइडेंटिफिकेशन होती थी। ठीक है, मान लीजिए इन सभी को 10-10 रुपये मिलने थे। ठीक है, टोटल 100 रुपये अलॉट हुए हैं, हर एक इंसान को 10-10 रुपये मिलने हैं। तो पहले क्या होता था, ये जो लोकल अथॉरिटी के अंदर लोग बैठे होते थे वो क्या करते थे, ये जब इसके पास पैसा मांगने जाएगा तो लोकल अथॉरिटी कहती थी देख 10 रुपये तेरे आया, 1 रुपया मैं अपने पास रखूंगा, तेरे को 9 रुपये दूंगा। ठीक है, 1 रुपया उसने अपने पास रख लिया, 9 रुपये इसको दिए, 1 रुपया अपने पास रख लिया, 9 रुपये इसको दिए। तो जो बेनिफिशियरी था जिसको 10 रुपये मिलने चाहिए थे उसको केवल 9 ही रुपये मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होने लग गया, करप्शन हमें दिखाई देना चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पे करप्शन होता था इस तरह से। दूसरी चीज क्या होने लगी, जब बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते थे तो उसके अंदर कुछ एरर्स भी आ जाते हैं। ये एरर्स 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका इंक्लूजन एरर और दूसरा होता है आपका एक्सक्लूजन एरर। इंक्लूजन एरर का मतलब यह है कि जो इंसान इस वेलफेयर स्कीम का बेनिफिशियरी होना चाहिए उसको लिस्ट में नहीं रखा गया, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, किसी भी रीजन से नहीं किया गया, उसको इंक्लूजन एरर कहते हैं। एक्सक्लूजन एरर का मतलब है कि जो इंसान बेनिफिशियरी की लिस्ट में नहीं होना चाहिए लेकिन उसको बेनिफिशियरी की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूजन एरर होता है कि जिनको एक्सक्लूड करना चाहिए था उनको आपने एक्सक्लूड किया नहीं, और जिनको इंक्लूड करना चाहिए था उनको आपने इंक्लूड किया नहीं। तो इंक्लूजन एरर और एक्सक्लूजन एरर होता था। अब ये क्यों होता था मान लीजिए ये कोई ऑफिसर है, ये ऑफिसर इंचार्ज है बेनिफिशरीज की लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये गांव में जाएगा, गांव में बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेगा, इसको 5 लोग मिले जो कि बेनिफिशियरी हैं, ये उन 5 लोगों का नाम लिस्ट में डाल देगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ से 2-3 नाम और ऐड कर देगा। 2-3 नाम और ऐड कर दिए, अगर इसके गांव में केवल 5 लोग ही बेनिफिशियरी होते तो इस ऑफिसर के पास 50 रुपए आते और ये 50 रुपए इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक है, थोड़ी बहुत करप्शन करता पर 50 रुपए इसको डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब इसने क्या किया, इसने बोगस नाम ऐड कर दिए लिस्ट में, इसने 3 बोगस नाम लिस्ट कर दिए। अब ये बोलेगा कि मेरे गांव के अंदर तो 8 लोग हैं जिनको इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, मुझे 80 रुपए दो। अब इन 80 रुपयों में से ये 50 रुपए इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 30 रुपए अपनी जेब में डाल देगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3 नाम इसने लिस्ट में लिखे थे ये एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, हो सकता है एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये 30 रुपए इसने अपनी जेब के अंदर डाल लिया। इसको इंक्लूजन एरर कहते हैं। एक और चीज़ आप इसके अंदर देखिए, मान लीजिए साल 2010 के अंदर एक गाँव से ये 5 लोग बेनिफिशरी थे। ठीक है, ये 5 लोग बेनिफिशरी थे। 2019 में इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो अब गांव के अंदर केवल 3 बेनिफिशियरी बने, लेकिन ये जो ऑफिसर है ये बेनिफिशियरी की लिस्ट में से इन दोनों के नाम को हटाएगा ही नहीं, बेनिफिशियरी की लिस्ट में से इन दोनों के नामों को हटाएगा ही नहीं। तो इस ऑफिसर के पास 50 रुपए आए, 50 रुपए में से 30 रुपए तो जो लोग जिंदा हैं उसको उनके अंदर इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये जो 2 लोग थे ये तो जिंदा ही नहीं, ये अपना पैसा मांगने आएंगे ही नहीं, इनके 20 रुपए वो अपनी जेब के अंदर डाल लेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इंक्लूजन एरर है। तो कई बारी आपको गोस्ट बेनिफिशरीज देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे बेनिफिशरीज जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन लिस्ट में उनका नाम है, तो इनका जो भी पैसा आता है वो पैसा बाबू अपनी जेब में ही रख लेंगे। ठीक है, हमें गोस्ट बेनिफिशरीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन बेनिफिशरीज के अकाउंट के अंदर ही पैसा ट्रांसफर कर देती है। बीच में से इंटरमीडियरी को हटा दिया, बीच में से इंटरमीडियरी को हटा दिया तो इंटरमीडियरी अब करप्शन नहीं कर सकता। यानी कि गवर्नमेंट को अगर बेनिफिशियरी को 10 रुपए देने हैं तो वो 10 के 10 रुपए डायरेक्टली उसके खाते में पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, बीच में जो ये 1 रुपया अपना खा रहा था इंटरमीडियरी वो नहीं खा पाएगा। दूसरा, अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका अकाउंट इनएक्टिव हो गया उसका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, ऑटोमेटिकली वो बेनिफिशियरी की लिस्ट से हट गया क्योंकि अब उसका अकाउंट ही नहीं रहा। ठीक है, या अकाउंट इनएक्टिव है, तो इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो गवर्नमेंट को पैसा सेव करने में मदद करता है और वही डेटा अभी सामने निकल के आया है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डेटा क्या है कि टैक्स पेयर के मनी का 2.73 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सेव किया पिछले 9 सालों के अंदर बिकॉज ऑफ डीबीटी, क्योंकि इससे हमने बोगस अकाउंट्स को एलिमिनेट कर दिया है। टाइम टू टाइम जब भी आपके खाते होते हैं तो खातों में आपकी KYC रिक्वायरमेंट होती है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कौन जिंदा है कौन नहीं है।
ठीक है। तो डीबीटी से जुड़ी हुई कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये आपके 2013 में इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद 2014 में इसको नेशन वाइड लॉन्च कर दिया गया। 2013 में ये पायलट एक तरह से आप मान के चल सकते हैं। नोडल एजेंसी की बात की जाए तो नोडल एजेंसी है इसकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर काम करता है अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पीजी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड पीजी के सेक्रेटरी के अंदर जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, उस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर ये मिशन काम करता है। ठीक है, जितना भी पैसा है वो आपके पीएफएमएस सिस्टम से रिलीज किया जाता है। पीएफएमएस सिस्टम क्या है? गवर्नमेंट को जो भी पैसा रिलीज करना होता है उसके लिए एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पीएफएमएस। पीएफएमएस के अंदर बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल लिखी होती है और गवर्नमेंट को जब भी पैसा ट्रांसफर करना होता है तो वो पीएफएमएस के ऊपर लॉगिन करता है। जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो इसके ऊपर लॉगिन करेगा, बेनिफिशियरी का चेक करेगा, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा और फिर पीएफएमएस के थ्रू वो इस पैसे को ट्रांसफर कर देता है और वो पैसा फिर बेनिफिशियरी के पास पहुंच जाता है। तो पीएफएमएस सॉफ्टवेयर को या फिर उसको यूज करके ये काम किया जा रहा है। अब इसके अंदर एक स्टेटमेंट आपको दी जा सकती है, सिंपल सी स्टेटमेंट होगी कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इसके लिए आधार मैंडेटरी है, इसके लिए आधार मैंडेटरी है। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रेफर किया जाता है। अगर आधार होगा तो उससे टारगेटिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है बेनिफिशरीज की। ठीक है, अब जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि बेनिफिशरीज़ के पास अपना अकाउंट होना चाहिए। अब इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए इंडिया के हर एक इंसान का एक अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम था जनधन स्कीम। ठीक है, जनधन स्कीम के अंदर लोगों के अकाउंट्स खोले गए, फिर इन अकाउंट्स को आधार के साथ लिंक किया गया और आज की डेट में मोबाइल्स के थ्रू हम इन अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि जो मोबाइल बैंकिंग होती है उससे लोग अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो जनधन स्कीम, आधार और मोबाइल, इन तीनों को कहा जाता है जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी की वजह से हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी अच्छा किया। ठीक है, अब अकाउंट तो खुलवा लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मान लीजिए मेरे खाते के अंदर 100 रुपये पड़े हैं, पर इन 100 रुपयों को विड्रॉ करने के लिए या तो मुझे किसी एटीएम के पास जाना पड़ेगा या फिर किसी बैंक की ब्रांच के पास जाना पड़ेगा। अब अगर मैं किसी अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में रह रहा हूँ तो एटीएम्स और ये बैंक ब्रांचेस बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। लेकिन अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो रूरल एरियाज़ के अंदर बैंक की ब्रांचेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। बैंक की जो ब्रांच होती है वो ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल पे होती है। ठीक है, ब्रिक एंड मोर्टार की बनी होती है। इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक तो हमें बिल्डिंग चाहिए ब्रांच खोलने के लिए, फिर इस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो ब्रिक एंड मोर्टार की जो ब्रांचेज होती हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाती है। ठीक है, अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूँ तो मैं अपना बिजनेस करूँगा फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट मुझे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? प्रॉफिट मुझे ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा लोग लोन ले रहे होंगे, और वो होते हैं अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया। रूरल एरिया के अंदर बैंक ब्रांचेस को ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं होती। तो अगर रूरल एरिया में प्रॉफिट नहीं मिल रहा लेकिन ब्रिक एंड मोर्टार की ब्रांच लगाने में मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, तो क्या मैं वहाँ पर अपनी ब्रांच खोलना चाहूँगा? मैं वहाँ पर ब्रांच नहीं खोलना चाहूँगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि रूरल एरियाज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बैंक्स देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इसीलिए जो रूरल एरियाज़ हैं वो या तो अनसर्व्ड रह जाते हैं या फिर वो अंडर सर्व्ड होते हैं, यानी कि जितनी ब्रांचेस की ज़रूरत है उतनी ब्रांचेस नहीं होती। तो इसीलिए एक नया मॉडल निकाला गया इसमें, और वो नया मॉडल था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके नोट्स में नहीं है। पहला, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के अंदर क्या होता है वो समझते हैं। मान लीजिए मेरी बैंक है, बैंक का नाम है XYZ बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये मेरी बैंक है। मैं क्या करूँगा, किसी रूरल एरिया के अंदर मैं सर्विस देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ब्रिक एंड मोर्टार की ब्रांच वहाँ पे नहीं खोलना चाहता। तो मैं उस रूरल एरिया के अंदर किसी इंडिविजुअल को देखूंगा या फिर किसी एंटिटी को देखूंगा और मैं उससे बोलूँगा कि तू हमारे लिए काम कर, हम तुझे एक हैंड हेल्ड डिवाइस देंगे। हैंड हेल्ड
डिवाइस, एक छोटा सा डिवाइस है जिसको तू अपने हाथ में पकड़ सकता है। हमने तुझे ये हैंड हेल्ड डिवाइस दे दिया, इस हैंड हेल्ड डिवाइस के थ्रू तू लोगों से पैसे जमा कर सकता है, उस पैसे की इंफॉर्मेशन इस डिवाइस के थ्रू तू फीड कर सकता है और वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी कि ए आदमी ने 100 रुपये तेरे पास जमा कराए हैं, ठीक है। तो हम ए आदमी के खाते में यहाँ पे वो 100 रुपये जमा कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से लिख के समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका रूरल एरिया है, ठीक है। इस रूरल एरिया में मैं ब्रांच नहीं खोलना चाहता, तो मैंने एक आदमी को पकड़ा, मैंने उसको एक डिवाइस दे दिया। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के थ्रू ये आदमी मेरी बैंक को ये बता सकता है कि इसके पास किसने पैसा जमा कराया है या कौन इससे पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो मान लीजिए ए आदमी आया, ए आदमी ने 100 रुपये इस आदमी के पास जमा कराया, तो ये 100 रुपये आदमी के पास रहेंगे, वो इन्फॉर्मेशन भेज देगा इस बैंक के पास कि ए आदमी ने अपने खाते में 100 रुपये जमा कराया और बैंक ए आदमी के अकाउंट में 100 रुपये डाल देगा, ठीक है। तो 100 रुपये जमा हो गए, ठीक है। ऐसे ही बी आदमी आया, बी आदमी को 50 रुपये विड्रॉ करने थे, तो ये ए आदमी क्या करेगा, ये ए आदमी इस बी को 50 रुपये दे देगा और बैंक को इन्फॉर्म कर देगा कि तुम्हारे पास बी का एक अकाउंट खुला हुआ है, उस अकाउंट में से 50 रुपये बी ने विड्रॉ कर लिए, बी ने विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से ये जो आदमी है, ये आदमी एक तरह से इस बैंक का काम करता रहेगा इस रूरल एरिया के अंदर, और ये सारा का सारा काम करता है थ्रू अ हैंड हेल्ड डिवाइस, थ्रू अ हैंड हेल्ड डिवाइस। और फिर उसके बाद हफ्ते के एंड में ये आदमी बैंक में जाता है और बैंक में जाके जो भी इसको बैलेंस करने होते हैं वो सारे के सारे पैसे बैलेंस कर देता है। अगर इसके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े होते हैं तो उन पैसों को ये बैंक में जाके जमा कर देता है। तो इस तरह से काम होता है। ये जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं ये काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, ठीक है। इनके पास जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं उस पर ये कमीशन चार्ज करते हैं और उससे इनकी इनकम होती रहती है। तो इसको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल कहा जाता है। तो इस सिंपल भाषा में आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट समझ गए, ठीक है। अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कौन कौन बना सकता है? इंडिया के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हायर कर सकते हैं, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स ये भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बना सकते हैं और लोकल एरिया बैंक्स ये भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने अकाउंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। अकाउंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया थ्रू जैम ट्रिनिटी। फिर उसके बाद लोग अपनी ट्रांजैक्शंस इजीली कर सकें उसके लिए हमने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल को अपनाया। फिर ट्रांजैक्शंस करने के लिए आज की डेट में ढेर सारे पेमेंट बैंक्स को भी ओपन किया गया है और मोबाइल बैंकिंग आप सभी को पता ही है जिसके अंदर हम यूपीआई के थ्रू यूपीआई और दूसरी फैसिलिटीज़ के थ्रू वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये सब के सब टूल्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो डीबीटी के अंदर सिर्फ यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगली न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। अगली न्यूज़ है एक स्कीम के बारे में। स्कीम है लखपति दीदी स्कीम। तो गवर्नमेंट ने अभी लखपति दीदी स्कीम को अनाउंस किया था और इस स्कीम का एम है कि 2 करोड़ वुमेन को कवर करना है ताकि वो वुमेन स्किल डेवलप कर सकें और अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। फीमेल एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करने के लिए ये वो स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब जो लखपति दीदी स्कीम है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करने वाली है। तो पहले थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में देखते हैं कि आखिर वो कैसे काम करते हैं। एक चीज़ तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि सेल्फ हेल्प का मतलब होता है खुद की मदद करना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरह के इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कि ऐसे लोग बनाते हैं जो सिमिलर कंडीशंस के अंदर हैं, ठीक है। जिन लोगों की सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो सारे के सारे मिलके ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ए एक इंसान है जो महीने के 10 रुपये सेव कर सकता है, बी महीने के 12 रुपये सेव कर सकता है, सी महीने के 20 रुपये सेव कर सकता है, डी महीने के लेट से 5 रुपये सेव कर सकता है। अब ए को अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसके पास केवल 10 रुपये की सेविंग है। हो सकता है कि इसको 20 रुपये की ज़रूरत पड़ गई तो इसको 10 रुपये कहाँ से मिलेंगे? तो ए जाएगा बैंक के पास और बैंक से कहेगा कि मुझे लोन दे दो। बैंक से कहेगा मुझे 10 रुपये का लोन दे दो। बैंक कहेगा कि यार तेरी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तेरे पास कोई कोलेट्रल नहीं है जिसके बेसिस पर मैं तुझे लोन दूं, तो बैंक इसको लोन देने से मना कर देगी। अब ऐसे आदमी को 20 रुपये की ज़रूरत है और उसके पास केवल 10 रुपये हैं, तो वो ये 10 रुपये कहाँ से इकट्ठा करे? तो इसके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बैंक्स लोन देने से मना कर देती हैं फॉर मैनी रीजंस, ठीक है। बहुत सारे कारण होते हैं बैंक के मना करने के लिए।
तो इसीलिए कॉन्सेप्ट निकल के आया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे। इस ग्रुप के अंदर ये जब भी जो भी पैसा जमा करेंगे वो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के कॉमन पूल के अंदर डालते जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के कॉमन पूल के अंदर डाल दिए पैसे। तो इसके बाद 10 रुपये थे, इसने 10 रुपये यहाँ पे डाल दिए, इसने 12 रुपये डाल दिए, इसने 20 रुपये डाल दिए और इसने 5 रुपये डाल दिए। ठीक है, तो इन सब ने क्या कर लिया, इन सब ने अपना एक कॉमन फंड बना रखा है, कॉमन पूल बना रखा है, जिसमें ये अपनी सेविंग को जमा करते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कल को ए को 20 रुपये की जरूरत पड़ गई, जो कि हमारे एग्जाम्पल में ए को पड़ रही है, तो ए क्या करेगा, वो बैंक के पास नहीं जाएगा, वो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाएगा और उससे कहेगा कि देखो मैं तुम्हारा ही एक मेंबर हूं, मैं तुम्हारा ही एक मेंबर हूं और मुझे आज 20 रुपयों की जरूरत है। ठीक है, मुझे 20 रुपये की जरूरत है, तो मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप के पूल में से 20 रुपये का लोन दे दो और इस लोन के बदले में मैं जो भी इनकी X% का इंटरेस्ट होगा मैं इंटरेस्ट देने को तैयार हूं। तो ए क्या कर सकता है, ए अब इस कॉमन पूल में से पैसा उधार ले सकता है। ठीक है, अकेला उसके पास केवल 10 रुपए थे, लेकिन जब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बन गया तो ये जो कॉमन पूल है, इस कॉमन पूल से वो पैसे को उधार ले सकता है और उसको जो भी इंटरेस्ट डिसाइड होगा उस इंटरेस्ट पे वो उस उधार को वापस करता रहेगा। तो इस तरह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं। अब रूरल एरिया में एक सेक्शन है विमेन। विमेन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज ये है कि ज़्यादातर रूरल एरिया में देखा जाए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ मेल मेंबर्स के नाम पर होती है, फीमेल्स के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं होती। प्रॉपर्टी नहीं होती तो इनके पास कोई कोलेट्रल नहीं होता, कोई कोलेट्रल नहीं होता जिसको गिरवी रख के ये बैंक से लोन ले सके। तो कल को अगर किसी फीमेल को लोन की ज़रूरत होती है तो वो बैंक को अप्रोच नहीं कर पाती, क्योंकि वो कोई कोलेट्रल उनके पास नहीं होता है। तो ऐसे में रूरल एरिया के अंदर एनकरेज किया जाता है कि विमेन एसएचजीज बनाए जाएं। इस विमेन एसएचजी के अंदर सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाली फीमेल्स अपनी सेविंग को जमा करती रहती हैं और जब जिसको पैसों की ज़रूरत होती है उस इंसान को लोन दे दिया जाता है। ठीक है, और ये इंसान उस लोन को चुका देता है। अब एसएचजी के अंदर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, यूनिक कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है, मान लीजिए 5 लोगों ने मिलकर, वैसे 5 नहीं होते, 10 से 20 लोग होते हैं, 10 से 20 लोग मिलकर एसएचजी बनाते हैं। तो मान लीजिए एक एसएचजी बना हुआ था, फीमेल लेड एसएचजी था। ठीक है, इसके कॉमन पूल के अंदर 100 रुपये थे। फिर ए आती है और ए कहती है कि मुझे 20 रुपयों के लोन की ज़रूरत है और ए ने 20 रुपये का लोन ले लिया। ठीक है, कल को अगर ए ये 20 रुपए का लोन नहीं चुका पाता तो इसके जो बाकी के मेंबर्स हैं वो बाकी के मेंबर्स ए की मदद करते हैं वो लोन चुकाने में। तो ये जो 20 रुपए का इसने लोन लिया था, इस 20 रुपए का लोन का बर्डन पूरी तरह से ए के ऊपर नहीं पड़ता, ये सारे के सारे लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। कोई 1 रुपया देगा, कोई 20 रुपये देगा और इस लोन को चुका दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे इनके ऊपर एक सोशल प्रेशर भी रहता है। सोशल प्रेशर रहता है कि अगर मैं लोन ले रहा हूं या ले रही हूं तो उस लोन को भी चुकाया जाए। तो एसएचजी इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। अब एसएचजी के पास भी फंड की कई बार कमी हो जाती है, तो जब एसएचजी बनाए गए थे तब तो वो सिर्फ सेल्फ हेल्प के लिए बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन जब एसएचजी सक्सेसफुल होने लगे, ढेर सारे एसएचसीज रूरल एरिया में बनने लगे, स्पेशली ज़्यादातर जो एसएचजी बनते हैं वो फीमेल्स बनाती हैं। तो जब विमेन लेड एसएचजी बनने लगे तो उन्होंने देखा कि फीमेल्स उधार लेके अपने छोटे छोटे एंटरप्राइजेज स्टार्ट कर रही हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज स्टार्ट कर रही हैं। और ये जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, इससे जब प्रॉफिट होता था वो उस प्रॉफिट से उस लोन को चुकाती रहती थी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दे आर वर्किंग वेरी सक्सेसफुली। तो गवर्नमेंट ने एसएचजी को प्रमोट करने के लिए 1990s के अंदर एक स्कीम बनाई। उस स्कीम का था नबार्ड एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, ये नबार्ड एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम बनाया गया। इसमें क्या किया गया, बैंक्स जो थे रूरल एरिया के अंदर, जो भी बैंक्स हैं, इन बैंक्स को सेंसिटाइज किया गया, इनको एनकरेज किया गया कि तुम सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दो, ताकि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये आगे अपने मेंबर्स को लोन देंगे और वो मेंबर्स अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि एसएचजीज को बैंक के साथ लिंक करने की कोशिश की गई। इसमें बैंक के जो एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को भी चेंज किया गया। बैंक के एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया गया कि आप एसएचजीज की मदद करो, क्योंकि एसएचजीज आगे जाके अपने मेंबर्स की मदद करते हैं और देश के अंदर ढेर सारे माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो इससे एकदम क्लियरली हमें ये चीज़ समझ में आती है कि एसएचजीज मदद कर रही हैं फीमेल्स को माइक्रो एंटरप्राइजेज स्टार्ट करने में। ठीक है, अब माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए सिर्फ पैसे की थोड़ी ज़रूरत होती है, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है
तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो हम नाबार्ड के एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू हम पैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब जो एसएचजी से जुड़ी हुई फीमेल्स हैं उनको एक और चीज़ की ज़रूरत है और वो है स्किल्स, ठीक है। तो जो लखपति दीदी स्कीम है, लखपति दीदी स्कीम के अंदर जो भी फीमेल्स एसएचजी के साथ एसोसिएटेड हैं उन फीमेल्स को स्किल दी जाएंगी, ऐसी स्किल दी जाएंगी जिससे वो अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस के थ्रू सस्टेनेबल इनकम को स्टार्ट कर सकें, ऐसी इनकम स्टार्ट कर सकें जो कि सस्टेनेबल है। और हमारा टारगेट है कि जिनको भी ये स्किल्स दी जाएंगी वो साल के अंदर 1,00,000 रुपए कमा सकें। इसीलिए इस स्कीम का नाम क्या रखा गया? लखपति दीदी। दीदी को लखपति बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी स्कीम है, लेकिन आपको एसएचजी के बारे में पता होना चाहिए। ये रही आपकी लखपति दीदी स्कीम, जिसके अंदर 2 करोड़ वुमेन को स्किल डेवलपमेंट कराई जाएगी ताकि वो अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट कर सकें और साल के 1,00,000 रुपए वो अर्न कर सकें। ये स्कीम 2023 में लॉन्च की गई है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अंदर जो भी रूरल एसएचजी की फीमेल्स हैं उन फीमेल्स को इनेबल किया जाएगा कि वो साल के अंदर 1,00,000 रुपए कमा सकें, हैंस द नेम लखपति दीदी, ठीक है। इसलिए लखपति दीदी। इसकी जो अप्रोच है ये विमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है, जिसमें फीमेल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इन स्किल्स लाइक प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब मेकिंग, ड्रोन्स को कैसे बनाया जाए, उनको कैसे ऑपरेट किया जाए, रिपेयर किया जाए, और भी बहुत सारी स्किल्स दी जाएंगी। इसके साथ साथ अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज किया जाए इसकी भी ट्रेनिंग लखपति दीदी स्कीम के अंदर दी जाएगी, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कमेटी होती है जिसके 10 से लेके 20 मेंबर्स होते हैं। ज़्यादातर जो एसएचजी बन रहे हैं वो विमेन लेड एसएचजी हैं, ठीक है, विमेन लेड। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि इन इंडिया एसएचजीज आर मेड ओनली बाय फीमेल्स या फिर विमेन, तो वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। एसएचजी कोई भी बना सकता है, मेल भी बना सकते हैं, फीमेल भी बना सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एसएचजीज आर विमेन लेड, ठीक है, विमेन लेड। एसएचजीज वॉलंटरी तरीके से बनाए जाते हैं। जो लोग सेम सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में सेम ज़रूरतें हैं वो आती हैं और वो अपना एसएचजी बना लेती हैं। इंडिया में लगभग 1.2 करोड़ एसएचजी हैं और 88% विमेन लेड एसएचजी हैं। कुछ एसएचजीज जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, या आपके मेंस के अंदर आप केस स्टडी की तरह भी लिख के आ सकते हैं, जैसे कि केरला का कुडुम्बश्री, बिहार का जीविका, महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र का, और लद्दाख का लूम्स ऑफ लद्दाख, ठीक है। ये कुछ एसएचजी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। एसएचजी के अंदर जो भी लोन लेता है उस लोन की ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि एवरी अदर मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट्स उस लोन को चुकाने के लिए, ठीक है। अगर कोई एक मेंबर उस लोन को नहीं चुका पा रहे तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसी में उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट ये आपके 1990s में स्टार्ट किया गया था और इसको नाबार्ड ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर एसएचजीज को अलाउ किया गया कि वो बैंक के साथ अपने सेविंग अकाउंट्स खोल सकें और बैंक से वो क्रेडिट ले सकें सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो एसएचजी को जब बैंक लोन देती है तो वो सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे लेती है। तो मान लीजिए कोई एसएचजी है, उसका कॉमन पूल या फिर जो कॉमन फंड था वो सफिशिएंट नहीं था किसी को लोन देने के लिए, तो ये एसएचजी क्या करेगी, ये किसी बैंक को अप्रोच करेगी और बैंक से लोन ले लेगी। मान लीजिए इसके कॉमन पूल के अंदर 100 रुपये थे और इसको लोन देना है 200 रुपये का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक से कहेगा कि तू मुझे 100 रुपये का लोन दे दे, ठीक है। तो अब इस एसएचजी के पास 200 रुपये आ गए, ठीक है। 100 रुपये इसके पास ऑलरेडी थे कॉमन पूल में और 100 रुपये इसने उधार ले लिए, और मान लीजिए ये 2% की ब्याज पे या 5% की ब्याज पे इसने उधार लिया है, और आगे ये 200 रुपयों को उधार दे देगा और इससे बोलेगा कि तुझे अब जो इंटरेस्ट देना है वो 6% का है, ठीक है। तो इस तरह से जो एसएचजी हैं वो बैंक से लोन लेके आगे अपने मेंबर्स को लोन दे सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो मेंबर्स हैं ये अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टार्ट कर सके। और माइक्रो एंटरप्राइजेस में फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए लखपति दीदी स्कीम, तो पूरा का पूरा लिंकेज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट था, इसके अंदर क्या किया गया था, जो भी बैंक ब्रांच के मैनेजर्स थे उनको सेंसिटाइज किया गया था, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, ठीक है। बैंक के अंदर बैंक सखीज बनाई गई थी। बैंक सखीज जो है वो एसएचजी के साथ डील करने में, उनको समझाने के लिए कि जो भी एसएचजी वाले हैं उनको कितने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किस तरह से लोन लेंगी, उसके लिए बैंक सखीज को रखा गया था रूरल बैंक ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम किए गए थे। ये आपके 3 फेजेस दे रखे हैं कि जो आपका नाबार्ड एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट है ये 3 फेज के अंदर था, ठीक है। तो इसको एक बार आप रीड कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है।
फेज 3 के अंदर आप एक चीज याद रखेंगे कि फेज 3 के अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को लॉन्च किया गया था। ये जो NRLM मिशन है, ये क्या, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, यानी कि रूरल एरिया में लिवलीहुड जनरेट करना। तो इस मिशन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता था, इसके अंदर लोगों को मोबिलाइज किया जाता था कि लोग SHGs ओपन करें, फैसिलिटेट करते थे ज़्यादा से ज़्यादा SHG ओपन किए जाएं, क्योंकि SHG में क्या हो रहा है, जितने भी मेंबर्स होते हैं SHG के, वो SHG से ही लोन ले लेते हैं, ठीक है। जो उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को वो SHG से लोन लेके पूरा कर लेते हैं। और इन SHG को लिंक कर दिया गया बैंक्स के साथ, तो SHG को अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं और फिर अपने मेंबर्स को लोन दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा का सारा काम चल रहा था, ठीक है। बैंक लोन्स टू SHG की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से लेके नवंबर 2023 तक SHG को 7.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के लोन प्रोवाइड किए जा चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, ठीक है। अगला है माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। पहले माइक्रो फाइनेंस देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, फाइनेंस का मतलब होता है ज़रूरतें, जो भी आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको SHG का बैकग्राउंड बताया था कि हमारे देश में बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो बैंक से बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं ले पाते, ठीक है। तो ऐसे में SHGs उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर देती है। SHG के साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, तो कुछ NBFCs होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में डील कर रही होती हैं। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है छोटे लोन, बहुत ही छोटे छोटे लोन, उसके अंदर डील कर रही होती हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस अभी भी बैंक्स ही कर रहे हैं, और बैंक्स को सप्लीमेंट करते हैं NBFCs जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। NBFCs क्या होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया ये होता है छोटे लोन्स जो लोगों की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होते हैं, लो इनकम के लोगों को जो लोन चाहिए होते हैं वो लोन्स, ठीक है, लो इनकम के लोगों को जो चाहिए होते हैं। तो एक रिपोर्ट अभी रिलीज की थी, रिपोर्ट रिलीज की गई है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने, MFIN। तो पहले देखते हैं MFIN क्या होता है। MFIN एक एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन बनाई गई थी जो NBFCs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको बनाया था 2009 के अंदर। ये जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क है MFIN ये देखता रहता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर माइक्रो फाइनेंस किस तरह से काम कर रहा है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर NPA इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ों का डेटा देते हैं। तो अभी इन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम है माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू, ठीक है। MFIN एसोसिएशन है NBFC MFIs की, ठीक है। 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर लो इनकम इंडिविजुअल्स, जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटी से हो सकता है एक्सक्लूडेड हो, इसीलिए उन्हें अलग से NBFCs के थ्रू इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक टूल है ये, ठीक है। रिपोर्ट की अगर फाइंडिंग की बात की जाए तो आज भी सबसे बड़ा माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंक्स ही हैं। बैंक्स के बाद आपके NBFCs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ग्रॉस NPAs की बात की जाए तो ग्रॉस NPA में हमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 5.6% का ग्रॉस NPA था, जो कि अब रिड्यूस होकर 2.7% का रह गया, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो माइक्रो फाइनेंस लिया जाता है वह इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लिया जाता है। अगर हम 2022 की बात करें तो 37.7% ऑफ माइक्रो फाइनेंस वेंट टू ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब वो रिड्यूस होकर 34.9% रह गया, ठीक है। ये कुछ फाइंडिंग्स है जो कि आप रीड करके जा सकते हैं, ये आई डोंट थिंक ये कोई पूछेगा, पर हाँ, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, SHGs कैसे काम करते हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। और नाबार्ड SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तक अगर देखा जाए हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हमने GDP एस्टिमेट्स किए थे कि कौन रिलीज करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। यहीं पे ही हमने GVA के कॉन्सेप्ट को भी देखा था, GVA और GDP के बीच में डाइवर्जेंस क्यों है ये भी हमने देखा था। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखा, जिसको इंडिया के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है। तो उसका जो डिस्कशन पेपर है वो किस NFHS डेटा के ऊपर बेस्ड है वो देखा हमने, और ये जो पेपर रिलीज हुआ था इस पेपर की फाइंडिंग्स को भी हमने देखा। हमने देखा था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बनाया जाता है हेड काउंट को मल्टीप्लाई करके इंटेंसिटी से, ठीक है। हेड काउंट को इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। हेड काउंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनली पुअर
हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू में 100। उससे हेड काउंट आता है। इंटेंसिटी होती है कि किस हद तक लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, ठीक है। फास्टेस्ट रिडक्शन आपको यूपी में देखने को मिलता है 12 के 12। अच्छा, जो एमपीआई है उसमें 3 डायमेंशंस कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन और तीसरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में आपके 3 इंडिकेटर हैं, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आपको 7 इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिटरेसी रेट कोई इंडिकेटर या डायमेंशन है? नहीं, लिटरेसी रेट को इसके अंदर नहीं लिया गया है, ठीक है। हेल्थ के अंदर क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ के अंदर कोई इंडिकेटर है? नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हेल्थ में सिर्फ न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ है। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल में अटेंडेंस है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आपके 7 हैं। हाउसिंग, और हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके एसेट्स और बैंक अकाउंट। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर केवल 10 इंडिकेटर हैं। तो इंडिया में 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर कौन से हैं? एक तो आपका बैंक अकाउंट और दूसरा आपका मैटरनल हेल्थ, बैंक अकाउंट एंड मैटरनल हेल्थ, ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी ओफी के साथ मिलकर रिलीज करता है, ठीक है। फिर हमने डीबीटी के बारे में देखा, जेम ट्रिनिटी देखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल देखा है, और फिर लखपति दीदी स्कीम और एसएचजी के बारे में देखा, ठीक है। इसके साथ हमारा पहला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन के ऊपर, जिसमें हम फिस्कल पॉलिसी से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं।